समय के हिसाब से और आप जब आज एनालिसिस करते हैं तो आपको क्या ये क्रिटिसिज्म आपको ठीक लगता है कि ये जो जनरल थे ये अपने दिमाग में कुछ और लड़ाई लड़ रहे थे और जो सोल्जर्स थे वो बेचारे अपने कहीं और जो उनको ऑर्डर्स मिल रहे थे वो कहीं ना कहीं अनरियलिस्टिक थे, खास करके बटालिक सेक्टर में जो बात होती है कि उनके जो उन्होंने जो शौर्य दिखाया उसका उस तरीके से उनको परिणाम या उनको मेडल्स नहीं मिले या उनको रिकॉग्निशन नहीं मिला। ऐसे बहुत सारे यूनिट्स के साथ शायद हुआ होगा, बहुत सारे सोल्जर्स के साथ ऐसा हुआ होगा, किसी के साथ गलत भी हुआ होगा। तो ये बहुत सारा क्रिटिसिज्म आता है, क्या आपका क्या एनालिसिस है? देखिए अरिहंत, उसमें दो फैक्टर्स हैं जो मैं टच करूंगा। पहला फैक्टर तो था कि वो युद्ध के शुरू में ही मैंने ये कहा था, मैंने लेख भी लिखा था कि ये इतने बड़े एरिया में पाकिस्तानी आए कैसे हैं, ये हमारा ब्लंडर है और ये आर्मी का ब्लंडर है, मैंने लिखा था। दूसरा फैक्टर ये था कि जो हमारे जर्नैल ऑर्डर दे रहे थे हमारे जवानों को और अफसरों को जो ऊपर जा रहे थे, जर्नैल कह रहे थे कि चोटियों के ऊपर 8 या 9 गुजर बैठे हैं एक चोटी पर। उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तानी सेना आके बैठ गई या पूरी डिफेंस लगा के। उन्होंने कहा 8-9 गुजर इस चोटी पर बैठे हैं, 8-9 यहाँ बैठे हैं, 8-10 वहाँ बैठे हैं, तो आप चढ़ जाओ और उनको, अगर वो आपको देख के भागेंगे नहीं तो मार के नीचे ले आना बोरियों में डाल के। तो कहने का ये मतलब है कि हमने जो अपने ट्रूप्स को असेसमेंट दी दुश्मन की, वो बहुत ही वीक असेसमेंट दी। बट क्या वो ऑनेस्ट थी? नो, वही तो है ना, क्योंकि जब हमारे ट्रूप्स ने बोला, ऑर्डर मिला कि 8-9 जिहादी से बैठे हुए हैं, तो जब वो चढ़े गए, चलो आओ तो ईजी है, कश्मीर में रोज़ ही करते हैं जिहादी मारने, जो नॉन मिलिट्री वाले हैं, आर्मी वाले हैं, रोज़ ही मारते हैं, बैठे होंगे मार लेंगे। पर जब ये चढ़ते चढ़ते ऊपर गए तो इतना ज़्यादा फायर आया, तोप के गोले गिरे इनके ऊपर, तो ये टेररिस्ट तो हो नहीं सकते, ये जिहादी तो हो नहीं सकते, इतना फायर कौन मारेगा? मशीन गन 10 जगह से मशीन गनें फायर हो रही हैं, तोप के गोले सिर पर गिर रहे हैं इनके, ग्रेनेड गिर रहे हैं इन पर, आरपीजी मार रहे हैं इन पर। तो उन्होंने कहा अपने जर्नैलों को, हमारे यंग अफसर थे, कि सर ये जिहादी टेररिस्ट मिलिटेंट नहीं है, ये कुछ और ही चीज़ है, ये तो बहुत ज़्यादा फायर कर रहे हैं। हमारे जर्नैल मानने को तैयार नहीं थे। वो कहते आप बुज़दिल हो, आप अटैक करने से घबरा रहे हो, इसलिए बहाने ढूंढ रहे हो। आपको ये पता है कि कैप्टन मनोज पांडे, जो परमवीर चक्र दिया गया था उनको, जो शहीद हो गए थे, उनको ऐसी अटैक में भेजा था। तो उन्होंने रात को कहा था, सर हम इस अटैक में जाएंगे तो 0% चांस है सक्सेस का, और मेरे 40-50 लड़के मर जाएंगे, कैजुअल्टी हो जाएगी। पर जर्नैल मानने को तैयार नहीं थे। वो कहते हैं ये बुज़दिल बातें कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे ट्रूप्स को ठीक इंटेलिजेंस नहीं दी हमारे जर्नल। कश्मीर में फ़ौज के साथ, फ्रंट लाइन ट्रूप्स के साथ जहाँ फायर चलता था वहाँ जाता था। 3-3 दिन रहा मैं ऑपरेशंस में। रात को भी मैं गया, एम्बुश में भी गया, पहाड़ भी चढ़े मैंने रात को ट्रूप्स के साथ। तो उनको मेरे में विश्वास था कि विक्रम फ़ौज के साथ आगे लाइन में जा सकता है। तो मैंने उनको ये रिक्वेस्ट करी कि जनपाल, मैं कारगिल युद्ध में करनी कुछ नहीं, एक्सपोज हैं। और वो मारने लग गया अब हमारे पर एयरबर्स्ट शेल। एयरबर्स्ट शेल होता है जो ज़मीन पर लग के नहीं फटता, वो हवा में ऊपर फटता है और ऐसे मारता है नीचे छर्रे, जैसे अनार ऊपर मारता है ना। अगर आप सोचिए कि एक दिवाली के अनार को ऐसे उल्टा कर दिया हवा में और ऐसे नीचे मारे आग, तो वैसे इतने बड़े बड़े छर्रे जो स्प्लिंटर होते हैं ऊपर फटते हैं आपके और नीचे आते हैं, इतने बड़े बड़े। हाँ, आर्टिलरी का जो 43 किलो का तो बोफोर्स का शेल है जो फटता है। फटता कैसे है? फट के वो उसके स्प्लिंटर बनते हैं, लोहे के स्प्लिंटर। जब फटता है वो शार्प होता है, वो आएगा तो आपको, आपकी आर्म पूरी जाएगी, आपका सिर ऐसे जाएगा। 80% ऑफ कैजुअलिटीज इन कारगिल वॉर ऑन बोथ साइड वर आर्टिलरी शेलिंग, नॉट स्मॉल आर्म्स फायर। तो वो हमको फायरिंग शुरू कर दी उन्होंने, कभी यहाँ मारे कभी वहाँ मारे। तो मेरे को अब पत्थरों के नीचे कभी घुसना पड़े, कभी
जो पहाड़ था उसकी साइड लेके खड़ा होना पड़े। तो ये हम बिल्कुल वहाँ फंस गए क्योंकि हम डायरेक्ट साइट में थे। तो ये घंटा हमारे पर शेलिंग चढ़ती रही। हम क्या कर रहे थे, ईच शेल जब फायर होता है उसमें एक इंटरवल आता है, जैसे एक गोला मारा उसके बाद कुछ मिनट के बाद दूसरा गोला आएगा। तो उस 2-3 मिनट में हम नीचे ऐसे बैठ बैठ के ऊपर चढ़ते थे। उससे कहते हैं क्रॉल एंड मूव। चढ़ाई नहीं रुकी, चढ़ते रहना, क्योंकि अगर आप एक बॉक डाउन हो गए तो फिर तो आप फंस गए। तो 2 इंटरवल है, आप फटाफट 2-3 मिनट में आगे ऊपर चढ़ो, फिर जाके छुप जाओ, फिर दूसरा गोला आएगा। और वो देख रहा है आपको कि आप कहाँ जा रहे हो, वो अपनी बंदूकों को कह रहा है कि अब ये गोला 100 गज ऊपर मारो। और वो आपसे कितने दूर होंगे? वो बैठा था ऊपर 5060 पर, दैट मीन वो बैठा था कोई 16,000 फुट के ऊपर। और आप कहाँ तक आ गए? हम चढ़ रहे थे तो हम होंगे कोई 13-14,000 फुट के पास। तो 2-3 हजार फुट नीचे थे हम उसके। तो उसका दूरबीन होती है, बड़ी पावरफुल होती है। वो तो वहाँ दूरबीन से बैठ के द्रास टाउन में शर्ट का कलर देख सकती है। किसी ना किसी तरह हम बच गए, हमारी कैजुअल्टी नहीं हुई, क्योंकि हमारा मेजर कर्नल शर्मा जो थे, ही वॉज एडजुटेंट 18 गढ़वाल राइफल्स। वो काफ़ी सियाने और तजुर्बेकार ऑफिसर थे, तो हमारे को छुपाते रहते थे। फिर क्रॉल एंड मूव करके हम बच गए। तो एनीवे मैं 4700 नहीं पहुंच सका, पूरी हमारी दोपहर लगी। शाम तक मुझे हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस होगी। और क्यों हुई? क्योंकि मैंने 16 किलो का बुलेट प्रूफ जैकेट और पटका पहना हुआ था, और मैं बगैर एक्लेमेटाइजेशन के चढ़ रहा था। तो मैं पूरे दिन चढ़ के मैं 5-5:30 तक बिल्कुल बैठ गया, मेरे से चला नहीं जा रहा था। फिर हम उस रात वापस द्रास मुड़ गए, मुझे सिकनेस और बहुत सारी चीज़ें हो गई। एनीवे 6 दिन के बाद 7 जुलाई को मुझे कोर कमांडर साहब के जो अफसर हैं, ब्रिगेडियर अरुण चोपड़ा, ही वॉज ब्रिगेडियर टू जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर 15 कोर, उनका फ़ोन आया। वो कहते हैं विक्रम, हम चाह रहे हैं कि आप बटालिक में जाओ और 4812 पर चढ़ के वहाँ देखिए इतने सारे इतने बंकर, और एक एक बंकर में 2-2 मशीन गन, इतनी मशीन गन्ने थी। मैं आपको क्या बताऊँ अंदाज़ा कितनी इनके पास असला और मशीन गन्ने थी। और आप देखो बंकर से आपने बिल्कुल बंकर के पास पहुंचना है, ये नहीं कि आप यहाँ से फायर करोगे 50 गज से, आपने बंकर के पास बढ़ के या तो ग्रेनेड फेंकना या मशीन गन बाहर लगा लेनी है, जिसे कहते हैं क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट, CQB, क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट। तो ये इस बंदे ने अपनी LMG फिर भी फायर करता रहा। अब पूरी गोलियां लगी हुई हैं इस पर, पूरे कंधे में इतनी बड़ी बड़ी गोलियां इसमें लगी, ये फायर करता रहा। और दूसरे बंकर पर इसने पूरी अपने प्रेशर रखे। उतनी देर में और भी आई इनकी पलटन, और उनके दिगिंदर बच गए। उनके जो मेजर साहब थे, मेजर विवेक गुप्ता, चाली कंपनी के, वो वहीं उनके साथ मर गए। और उस रात आई थिंक इनकी बड़ी हैवी कैजुअल्टीज हुई तोड़ने की युद्ध में। तो मेरे और दिगिंदर को कुपवारा में 1993 में शेलिंग चल रही, वहाँ से गिर गए। आज उनको कोई जानता, कोई गैलेंट्री मेडल कुछ। मेजर मनोज तलवार कोई जानता नहीं कि मेजर मनोज तलवार कौन थे, राइट। हमारे जवानों में इतने लड़के थे। कैप्टन अमित भारद्वाज फोर्ट जाट के, जो बजरंग पोस्ट पर। सुना कि कारगिल में पाकिस्तान की कितनी मजबूत पोजीशन थी। दोस्तों सारी बुलंद चोटियां पाकिस्तान आर्मी के पास थी, और पाकिस्तान आर्मी को अचानक यह ऑर्डर मिलता है कि आप यहाँ से वापस आ जाए। आप खुद ही सोचें, जब जब ऊपर वाली पोस्टें खाली होती रही, भारत उन पर कब्जा करता रहा, और फिर पाकिस्तान पर फायरिंग तेज होती गई। यहाँ से ये हुआ कि पाकिस्तान आर्मी की कैजुअल्टीज इतनी ज्यादा हो गई कि तबाही फैल गई थी। दोस्तों दोनों तरफ बहुत ज्यादा तबाही हो गई थी, बहुत ही ज्यादा लोग मारे गए थे। लेकिन पाकिस्तान के लोग तब मारे थे जब पाकिस्तान ने एवेक्यूएट किया था, हलाका खाली किया था। भारत के तब मारे थे जब भारतीय आर्मी ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन पूरा लॉन्च किया था, तो पाकिस्तान ने खुलकर उन्हें मार कराया था। इसमें पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े कमांडर, जिनमें कैप्टन कर्नल शेर खान जैसे बहादुर जवान भी दोस्तों शहीद हो गए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान को भारी भरकम नुकसान हुआ। पाकिस्तान आर्मी ने कैप्टन कर्नल शेर खान को निशाने हैदर से भी नवाजा था। लेकिन दोस्तों ये वो जंग है जो पाकिस्तान ने जीत कर प्लेट में रखकर भारत को वापस कर दी है। और जो पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नलिस्ट है, उनकी अगर बात सुनेंगे तो वो यही कहते हैं कि अगर पाकिस्तान उन चोटियों पर बैठा रहता, कुछ ही अरसे बाद आपका पूरा का पूरा कश्मीर भी आजाद हो सकता था। लेकिन भारत ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान पर प्रेशर डलवाया गया। यहाँ तक कि चाइना भी दोस्तों पाकिस्तान से पीछे हो गया था। इतना बड़ा प्रेशर पाकिस्तान पर आया, अमेरिका की जानब से, चाइना की जानब से, रशिया की जानब से, तब जाकर पाकिस्तान ने इवैक्यूएट किया। और इवैक्यूएशन पर यह साइन हुआ था कि भारत हम पर हमला नहीं करेगा। लेकिन भारत ने देखा कि पाकिस्तान ने इवैक्यूएट शुरू किया है, तो भारत ने वहाँ पर हमले शुरू कर दिए। पाकिस्तान के आर्मी की
जवानों की लाशों के ढेर लगा दिए। वो अपना बदला लेना चाहते थे और दोस्तों उन्होंने ले लिया, लेकिन पाकिस्तान ने वहां पर बुजदिली दिखाई और हम बहुत बड़ी जंग जीती हुई हार गए थे। दोस्तों देख लीजिए कि नारगोनो काराबाग में भी अजरबैजान ने आर्मीनिया का बहुत बड़ा इलाका कब्जा कर लिया था। पूरी दुनिया कह रही थी वापस करो, लेकिन अजरबैजान ने कहा जो कुछ कहते हो कहते जाओ, हम वापस नहीं करने वाले। तो पाकिस्तान भी डर जाता क्योंकि ये मुतनाज़ा इलाका है, हमारा अपना इलाका है, हम वापस नहीं करेंगे कारगिल को। तो फिर पाकिस्तान भी आज कारगिल के साथ मौजूद होता।